हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा प्रेजेंट हुआ हूँ एसएससी सीजीएल की सीरीज़ लेकर। देखिए, हम कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं। इस टारगेट को हासिल करने के लिए मैं पर डे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज सेट नंबर जो है 18 है। कितना है? सेट नंबर 18। तो सर, बाकी सेट कहाँ गए? एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक करें, 1 से लेके 17 तक इतने सेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एक बार ज़रूर जाके चेक करें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें। कितने कॉल अटेंड करूँगा यार मैं? घर वाले भी डाउट करते हैं। ये रात भर ही फ़ोन पे लगा रहता है लड़का हमारा। अब क्या मालूम लड़का क्या कर रहा है? लड़का पढ़ा रहा है। ऐसी कौन सी पढ़ाई तेरी कि रात भर चलती है? ऐसे तेरे बड़े फ़ोन आते हैं सोना, बड़े फ़ोन आते हैं तेरे। अब सोना क्या कर दे उसमें? अब सोना सोनू सर है संसार के सामने। चलिए देखिए, यहाँ पे पेपर सेट नंबर 18 सीजीएल दिया गया है। डेट है 2007-2023। शिफ्ट नंबर 2 है। डेट आपको पता चल गई। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा पढ़ते हैं हम लोग। सिनोनिम बताना है आपको, साइनोनिम्स बताना है। अब ये अपैथी दिया हुआ है। अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता होता है। ठीक है। एवर्जन का मतलब क्या होता है? घृणा करना, हेट। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति, है ना। किसी से अगर आपकी सिंपैथी हो, सहानुभूति हो। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? उदासीनता। और हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? एनमिटी, यानी शत्रुता। तो अभी क्या हो जाएगा? अपैथी का इजी पता चल रहा है। उदासीनता का उदासीनता बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू सिनोनिम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिलीजेंट? डिलीजेंट का मतलब वैसे हार्ड वर्किंग होता है। क्या होता है? हार्ड वर्किंग हो कोई बंदा, मेहनती हो। दूसरा हो सकता है कभी कभार ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो, यानी सचेत हो किसी चीज़ को लेकर। तो देखिए, फेथफुल का मतलब क्या होता है? लॉयल, वफादार। ऑफुल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भयंकर हो, सीवियर हो। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? शत्रुता का भाव हो जिसके अंदर, एनिमिटी। कैसा भाव हो उसके अंदर? शत्रुता का भाव हो। केयरफुल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा सावधान हो। तो अब ऐसा कौन सा वर्ड इसमें मैच कर रहा है? देखिए, डिलीजेंट से एक तो हार्ड वर्किंग वाला वर्ड इसमें तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ कॉशियस मैच कर रहा है, सावधान मैच कर रहा है यहाँ पर, केयरफुल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स गोज टू द अनदर वर्ड, अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एंटोनिम से रिलेटेड। ठीक है, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक भी समझ लो। सिनोनिम के अभी तक केवल 2 ही क्वेश्चन आए हैं। कितने आए हैं सिनोनिम्स के? 2 ही क्वेश्चन तो आए हैं। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है दे लिव इन अपार्टमेंट अबव। अबव का मतलब क्या होता है? के ऊपर। ठीक है। और आंसर क्या बनाना है? इसका एंटोनिम बनाना है। के नीचे क्या हो जाएगा? बिलो। तो सेकंड विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए, इतना फ्री हिट क्वेश्चन दे रहे हैं यार, इतना फ्री हिट क्वेश्चन दे रहे हैं ये लोग। अब इतना भी नहीं कर पाओ तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। किया जा सकता है, होता है सिलेक्शन, होता है सिलेक्शन। अभी आपका नहीं हुआ तो ये मत सोचिए कि बहुत टफ है, किया जा सकता है, होता है सिलेक्शन। प्रॉपर स्टडी से पढ़ा जाए तो, है ना। एक अच्छे तरीके से पढ़िए आप जो वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उस डेटा को आप कवर करिए। धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आएगा। सर मैं हिंदी मीडियम का हूँ, सर मैं मेरे से नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ बेटा बिल्कुल नर्वस ना हो। कमियों को ख़त्म करते जाइए, आगे की तरफ बढ़ते जाइए, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ पर आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एंटोनिम। एंटोनिम बताना है हर मदर ऑलवेज एनकरेज। एनकरेज का मतलब क्या होता है? साहस देना। ठीक है। द आइडिया ऑफ अर्ली मैरिज। उसकी माता जी क्या करती हैं? उसको साहस देती हैं जल्दी विवाह करने का, मतलब साहस देती हैं कि उसको एनकरेज करती हैं कि भाई शादी जल्दी कर लो। अब मम्मी लोगों की केवल एक ही प्रॉब्लम है कि बेटे की शादी कब होगी, बेटी अपने घर कब जाएगी, है ना।
दो ही चीज़ें टेंशन होंगी, यहाँ से उनको बेटी की भेजने की टेंशन होती है, वहाँ से बहू लाने की टेंशन होती है, बस यही चलता रहता है। तो देखिए मोटिवेटेड का मतलब तो आपको पता ही है, मोटिवेटेड रहते हैं हम लोग, प्रेरित रहते हैं किसी से, ठीक है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सहयोग, ये भी पता है आपको। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब क्या होता है बताइए बेटा, हतोत्साहित करना। क्या होगा, हतोत्साहित करना, डिस्करेज। तो अभी यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। अब चीयर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, चीयर्ड का मतलब क्या होता है, खुश होना। चीयर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, खुश होना। तो थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ कम्स टू अनदर वन, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। एंटोनिम आपको बताना है, क्या बताना है, विपरीत आपको बताना है। किसका विपरीत बताना है, मेटिकुलस का विपरीत आपको बताना है। तो अब ये कैसे बताएंगे इसका अपोजिट बेटा, थोड़ा सा कोई बताएगा। क्या होता है मेटिकुलस का, अदिति इज मेटिकुलस बाय नेचर, वो अपने नेचर से कैसी हैं, मेटिकुलस हैं। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति सतर्क होता है। क्या होता है, सतर्क, यानी कि थोड़ा सा जो है मतलब परवाह करता है, इसको क्या बोलेंगे, केयरफुल भी कह सकते हैं। वो नेचर से कैसी हैं, वो केयरफुल हैं। अच्छा, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बिल्कुल क्या हो, शुद्ध हो, यानी प्योर हो, सटीक हो, बिल्कुल क्लियर हो। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, सटीक होता है। केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है। केयरलेस का मतलब लापरवाह। कंसाइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, संक्षिप्त हो, ब्रीफ हो, ठीक है, संक्षिप्त हो। अब क्या आंसर करेंगे जल्दी बताइए, केयरफुल का उल्टा क्या बन जाएगा, केयरलेस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कीजिए, क्या दिया हुआ है, क्या बताना है। अब आपको बताना है जो गिवन सेंटेंस अंडरलाइन किया गया है उसका मीनिंग। मनीषा इज अ बिलीवर ऑफ फेथ। बिलीवर ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी, जो भगवान में विश्वास करता है और किसी चीज़ में भरोसा नहीं करता है, ठीक है। तो पहला जो लेटर दिया गया है वो क्या है, फैटलिस्ट, भाग्यवादी दिया गया है। दूसरा है सोशलिस्ट, यानी कि सामाजिक, यानी समाजवादी कह सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास में कैटेलिसिस, इसका मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक। मिनिमलिस्ट का मतलब क्या होता है, न्यूनतम। क्या होता है मिनिमलिस्ट का मतलब क्या होता है, न्यूनतम, कोई चीज़ कम हो। तो फैटलिस्ट हो गया भाग्यवादी, भाग्यवादी के लिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 किससे रिलेटेड है, आइटम से रिलेटेड है। फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, आलोचना को सहन करना। क्या होता है बेटा, आलोचना को सहन करना, फेस द म्यूजिक, आलोचना को सहन करना, फेस द म्यूजिक। अब सारे के सारे मीनिंग को देखना पड़ेगा कौन सा इसमें से प्रॉपर बनता है। बारिंग द एंटायर ऑडियंस व्यू एट द कॉन्सर्ट, सारी की सारी जो ऑडियंस है उसको क्या करें, कॉन्सर्ट के टाइम पे थोड़ा सा बाहर कर दें, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। बीइंग चैलेंज टू म्यूजिक कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन में चैलेंज करना, ये भी नहीं बनेगा। टू बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, तो देखो यहाँ पर भी सहन करना आ रहा है। टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट ऑफ रॉन्ग एक्शन, जो गलत काम किया है उसके परिणामों को भुगतना। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसकी आलोचनाओं को सहन करना, तो वो जो सिचुएशन होगी ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगी, फेस द म्यूजिक, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। नॉट नोइंग द रियल कॉर्ड इन म्यूजिक, म्यूजिक में प्रॉपर लय को ना समझना, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। टू फेस द म्यूजिक का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि बहुत बड़ा साउंड बज रहा है, डीजे बज रहा है और डीजे के सामने आप जाकर खड़े हो गए ऐसे, हाँ फेस द म्यूजिक, साउंड आ रहा है वहाँ से, बेस बज रहा है, ट्रेबल आ रहा है, अरे नहीं। फेस द म्यूजिक का मतलब ये नहीं है कि आप साउंड वहाँ पे देख रहे हो, साउंड को आप फील कर रहे हो, वो सब कुछ नहीं है। फेस द म्यूजिक का मतलब ये है कि आपसे कोई गलती हो गई है, उस गलती की वजह से आपको बहुत सारे लोगों की आलोचनाओं का सहन करना पड़ रहा है। जैसे ट्विटर पर अगर कोई गलत पोस्ट हो जाए
तो लोग क्या करते हैं, रोल करते हैं ना, अगर कोई गलती हो जाती है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है आइडियम्स, बताना है, मुहावरा बताना है। क्या बताना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मुहावरा बताना है, आइडियम। वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में स्टीयर द हॉर्नेस्ट, इसका मतलब होता है मुसीबत भड़काना। क्या होता है, बात को और बढ़ा देना, मुसीबत को भड़का देना, है ना, मुसीबत को भड़काना। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा मुसीबत को भड़काना, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। स्टेयर अप द हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, हॉर्नेस्ट का मतलब होता है ततैया, बरैया होता है, ततैया होता है। तो वो जो ततैया होता है उसका एक पूरा झुंड है, उसको भड़का देना, ततैया के झुंड को भड़का देना। स्टेयर अप का मतलब क्या होता है, भड़काना। तो क्या करेंगे, रेसिस्ट अ फाइट, क्या रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, क्या लड़ाई को रोका गया, नहीं बेटा। अच्छा, प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, भड़काना, और ट्रेबल का मतलब होता है परेशानी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मिल गया, स्टेयर अप का भी मतलब भड़काना होता है, प्रोवोक का मतलब भी भड़काना होता है, सेम सेम वर्ड मिल गया, यही आंसर है। बाकी देखिए, क्रिएट डाउट्स, डाउट्स क्रिएट करना, नहीं बेटा। स्केयर अ बर्ड, एक चिड़िया को डरा देना, नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। अब ये 9 कैसे काम कर रहा है, 9 को हम लोग समझते हैं। 9 में आपको क्या करना है, 9 में स्पेलिंग मिस्टेक है भैया, तो 9 वाले की ज़रा स्पेलिंग आप लोग चेक करेंगे, क्या स्पेलिंग दी हुई है। पहला वर्ड दिया हुआ है ड्रज, इसका मतलब क्या होता है, छिड़कना, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल, छिड़कना होता है बेटा इसका मतलब। अच्छा, नॉर्थ बेटा क्या है, एक दिशा होती है, ठीक है। सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, ठीक है। इरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिटाना, इरेजर होती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे कि स्पेलिंग में कहाँ पे एरर होगी। देखो ध्यान रखो, कभी भी इंग्लिश में यहाँ पर आई ई दिख जाए तो समझ लीजिए कि 90% एरर बस वहीं पर ही, आपका आंसर आ गया बस। ये जो आई ई है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, ई आई हो जाएगा, आई ई हट के क्या हो जाएगा, ई आई हो जाएगा। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। 10 क्या कह रहा है, 10 में अगेन स्पेलिंग एरर बताई गई है। तो आप इतने बड़े सेंटेंस को देख के बिल्कुल ना घबराएं। अगर आप इतना बड़ा सेंटेंस देख के घबरा रहे हैं तो ये कन्फ्यूज़न की बात है, आपको घबराना नहीं है। आप सिर्फ देखिए, सुवेनियर ये लिखा है, सुवेनियर ये लिखा है, अम्यूज़मेंट लिखा है सर, अम्यूज़मेंट लिखा हुआ है, फैसिनेटिंग लिखा हुआ है, फैसिनेटिंग लिखा हुआ है, विजिटर लिखा है, विजिटर लिखा है। अब आपको देखना है कि स्पेलिंग कौन सी करेक्ट, कौन सी आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो देखिए, अम्यूज़मेंट की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अम्यूज़मेंट का मतलब क्या होता है बताइए, एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है। विजिटर का मतलब क्या होता है बेटा, विजिटर होते हैं तीर्थ यात्री कह सकते हैं, विजिटर है ना, पर्यटक। अच्छा, सुवेनियर में एक गड़बड़ है, इसमें जो है ना, आपको यहाँ पर ये जो ओ के बाद में एक आपको यहाँ पर यू भी जोड़ना पड़ेगा। स्पेलिंग बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा, क्या होती है सुवेनियर की स्पेलिंग, यू आपने जोड़ा और एन आई ई आर। सर सुवेनियर का मीनिंग तो बताइए ज़रा, यादगार। क्या होता है सुवेनियर का मीनिंग, यादगार। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। जुड़ेगा हटेगा कुछ भी नहीं, क्या होगा, जुड़ेगा हटेगा कुछ भी नहीं। भाई अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। बच्चे लाइक नहीं करते हैं, शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा मन, हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं बेटा। आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, फिर लगता है कि हाँ भी उस लेवल की मेहनत करिए, बच्चों की डिमांड है उसको पूरा करिए। अब डिमांड ही आपकी नहीं आएगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या डिमांड है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट में लिखिए, उसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कि हाँ सर अब हमको ये पढ़ना है, सर आप इस तरह का सीरीज़ लेकर आइए, सर ये मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं उस पर वर्क करूँगा ना मैं। अब डॉक्टर को ये नहीं पता हो कि पेशेंट को क्या बीमारी है, तो वो क्या मेडिसिन देगा बताइए।
आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं ना कि सर मेरे को फीवर है, या सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सर पेपर से पहले मेरे को बहुत टेंशन हो रही है सर, मैंने इंग्लिश अभी तक पढ़ा नहीं है सर, सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम है ना, इसको कौन सॉल्व करेगा? एक डॉक्टर सॉल्व करेगा, एक टीचर सॉल्व करेगा ना। तो आपको बताना पड़ेगा, आप बताओगे नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक। तो देखिए, रैपिड का मतलब क्या होता है? तेज, यानी कि फास्ट कह सकते हैं। रैपिड का मतलब क्या होता है? तेज या फास्ट होता है। ठीक है। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे करके हो रही हो, ग्रेजुअली यानी स्लोली स्लोली। ठीक है। अच्छा, आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है? कलात्मक। आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है? कलात्मक होता है। लेजिमेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल क्या हो, न्यायिक हो, जो वैलिड हो, इनवैलिड ना हो। अच्छा, स्पीडी का मतलब क्या होता है? तेज। क्या होता है? तेज। अब हम लोगों को क्या करना है? आपसे पूछा गया है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर पेपर में लिखा आ जाए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो ये मान के चलिए वो एक सिनोनिम है। वो क्या है? सिनोनिम्स पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे बोला गया रैपिड को बदला जा सकता है। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया है इसको। रैपिड को हम किससे बदल सकते हैं? स्पीडी से बदल सकते हैं, क्योंकि रैपिड का मतलब भी तेज होता है और स्पीडी का मतलब भी क्या होता है? तेज होता है। सो आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कंटेंट पे बात की जाए, आपके पेपर से रिलेटेड बात की जाए, जो आ रहा है उसके बारे में ही डिस्कशन किया जाए। ठीक है। अगर ज़्यादा मोटिवेटेड होना है, ज़्यादा मोटिवेटेड स्पीच चुननी है, तो किसी दूसरे चैनल पे चले जाइए। और मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को देख लिया और उनके संघर्ष को देख लिया, तो वही जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, तो जी मर्जी चाहे जितने वीडियो देख लेना, सबरे चैनल सब्सक्राइब कर लो जितने हैं यूट्यूब पर, सबका डेटा पढ़ लो, लेकिन अगर नौकरी नहीं लगी ना बेटा, तो वो पेरेंट्स का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हुआ, तो बेकार है जीवन। तो समझो ध्यान से, है ना। मोटिवेशन घर में ही है, संसार में ढूंढने चले, घर में बैठे हैं भगवान। चलो ठीक है, अच्छा है। अपनी अपनी मानसिकता है बेटा। कोई मूर्ति में भगवान ढूंढता है और कोई अपने अंतर्मन में ही ढूंढ लेता है भगवान। चलिए शुरू होते हैं। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन शी डैश ऑफ स्पिन डिलीवरी। अब ये क्रिकेट की भाषा है बेटा। स्विप द बॉल का मतलब क्या होता है? बॉल को बिल्कुल ऐसे स्विपिंग एक्शन में मारना। ऑफ स्पिन जब भी कैसी आती है? स्पिन, जब उसके पास में ऑफ स्पिन गेंद आती है तो वो क्या करती है? बॉल को अच्छे तरीके से स्विप कर सकती है। तो देखिए, बीच में क्या लगा हुआ है? वैन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा बीच में? वैन लगा हुआ है। तो वैन की एक कंडीशन है बेटा। हालांकि दो तीन कंडीशन है, लेकिन अभी यहाँ पे जो कंडीशन है वो समझ लो। वैन के इस तरफ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है, तो वैन के उस साइड पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। और चूंकि प्रेजेंट एक्शन है दोनों के दोनों, जब भी वह अच्छी तरीके से हिट करती हैं, कब हिट करती हैं? जब उनके पास में एक ऑफ स्पिन गेंद आती है। ऑफ स्पिन गेंद को वो क्या करती हैं? स्विप कर देती हैं। तो प्रेजेंट प्रेजेंट की सिचुएशन बनेगी बेटा। शी के साथ में बेटा मैं किसका यूज करूंगा? गेट्स का। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना यहाँ पे, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। 13 वाला बेटा ग्रामर से रिलेटेड है और थोड़ा वोकैब से भी रिलेटेड है। वोकैब से ज़्यादा रिलेटेड है। मैनी नोटिसेबल पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। नोटिसेबल का मतलब क्या होता है बताइए? नोटिसेबल का मतलब तो ये हो गया कि आप किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? फंक्शन पर नोटिसेबल पीपल आएंगे कि नोटेबल? नोटेबल कैसे होते हैं? प्रसिद्ध, जो फेमस हों। तो प्रोग्राम में कैसे लोग शामिल थे? फेमस शामिल थे, नोटिसेबल नहीं, नोटेबल। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। नोटवर्दी का मतलब होता है ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य। ठीक है। और सेलिब्रिटी का मीनिंग तो पता ही है आपको। नोटेबल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध आदमी आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 वाले में अगर आप चेक करेंगे, यू कैन, यू के साथ में कैन आ रहा है, फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। आप कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हैं, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला सेंटेंस यहाँ तक है, ऑल द टाइम तक ठीक है। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, और कुछ लोगों को, और बहुत सारे लोगों को आप कुछ ही समय में भी मूर्ख बना सकते हैं। बट यू कैन नॉट, वहाँ तक भी ठीक है यार, ये भी ठीक है यहाँ तक। बट यू कैन नॉट फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम, लेकिन आप सभी लोगों को सभी समय पे मूर्ख नहीं बना सकते। यार एक बार और चेक कर लूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यहाँ पर भी ठीक है। और सोनू अगर आगे देखूँ तो मैं एंड के बाद में भी सिचुएशन ठीक है। बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, यहाँ पर भी ठीक है। लेकिन सर मैंने जो इंग्लिश पढ़ी है सर, उसमें तो एरर ही आएगा सर पेपर के अंदर। ग्रामर पढ़ पढ़ के सर दिमाग के अंदर इतने एरर बन गए हैं कि अब तो सर जो भी चीज़ देखता हूँ सब में सर मेरे को एरर दिखाई देती है। अरे मेरे शेर और शेरनियों, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एरर नहीं होती है। तो जवानों, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन नहीं सर, हम तो एसएससी के स्टूडेंट है सर, हम तो एरर ढूंढ के मानेंगे, एग्जामिनर दे या ना दे, ये उसका हेडेक है। लेकिन हमारे रग रग में सर एरर है सर, हम एरर ही एरर ढूंढ लेंगे। जीवन भी सर हमारा एरर बन गया है, तैयारी कर करके सर हमारा ब्रेन हैंग हो गया है, ब्रेन में भी एरर आ रही हैं सर, अब तो हर चीज़ पे शक होता है सर हमको। बेटा क्या करें, गवर्नमेंट की सर्विस, हे भगवान कब मिलेगी? देखो सीधा टेक्निक इसकी, वाज लगा है तो बस आगे देखना, आगे सेंटेंस भी कहीं ना कहीं पे वाज होना चाहिए। यहाँ हैज आ रहा है, कैंसिल। इज आ रहा है, कैंसिल। हैड आ रहा है, कैंसिल। वर आ रहा है, हाँ सर, क्वेश्चन में भी वाज वर दिया है, यहाँ पे भी वाज वर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। हो गया, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिव पैसिव वॉइस था। फिर भी भैया किसी बच्चे को डाउट आ रहा है, सर प्लीज़ मेरे को बता दीजिए आपने कैसे कर दिया सर ये अचानक से। तो देख लो बेटा, पूरा फॉर्मूला कॉपी के अंदर बना लीजिए, आप अच्छे से बना लीजिए इस फॉर्मूले को कॉपी के अंदर, ये आपको हर बार ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो गया। वाज वर के लिए आप वाज वर का यूज़ करेंगे। फोर्थ फॉर्म आ गई है, इसका यूज़ करेंगे आप बीइंग का। ये थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और सब्जेक्ट को उठा के क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैच करना, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर दिया हुआ है पेसिव वॉइस, बनाना था एक्टिव वॉइस, तो ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 किससे रिलेटेड करता है। 15 वाले में थोड़ा सा समझ लेंगे, फॉर्मूला एक बार मैं बना देता हूँ 15 वाले का, जिससे समझ पाए। क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। मैं पूरा फॉर्मूला बना रहा हूँ, हालांकि मैं इसको शॉर्टकट फॉर्मूले से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन पूरा फॉर्मूला इसलिए बना रहा हूँ कि कई बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो लोग पढ़ लें, और फिर शॉर्टकट भी अभी आपको बताते हैं, ठीक है। ये जो फोर्थ फॉर्म लगी है ना, इसलिए यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाय आ जाएगा, और सब्जेक्ट प्लस ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ जाता है तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट उठ के लास्ट में चला जाता है तो क्या बन जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप शुरू हो जाइए। ये हो गया सब्जेक्ट, डॉक्टर जॉयसी इज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है। एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो रिमेनिंग वर्ड बचा है यहाँ पे, इज हिज ड्यूटी, ये हो गया अदर वर्ड। अब आप तो सीधा ये देखो, सर इज आ रहा है, सर इज आ रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, मुझे क्या चाहिए, इज एम आर और बीइंग चाहिए, ढूंढना चालू करो। सर इज आ रहा है, बीइंग तो नहीं आ रहा है, कैंसिल कर दो। सर वाज आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए। हैज़ आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए। इज आ रहा है, बीइंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, इसको राइट कर दीजिए। ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलो जवानों, जल्दी जल्दी बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। अब भैया, अब आ गया मज़ा, अब आया है क्वेश्चन जो हमको रिक्वायरमेंट थी।
अब पता चलेगा इंग्लिश कैसी होती है ना। अभी तक तो सब ऐसे ही चल रहा था। चलो भैया शुरू हो जाएं। ऑप्शन देखो, ए बी, बी और डी। ए बी बी और डी। ठीक है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को आप लोग। देखिए, अगर मैं स्टोरी को शुरू करूं तो स्टोरी में पहला सेंटेंस देखिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन ए भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पहले बी 2 बार दिया हुआ है, तो हो सकता है शायद संभावना बी की प्रायोरिटी ज़्यादा हो। मैं ज़रा बी से स्टार्ट करता हूँ। ही चोज द हाउस एट शॉर्ट ओवर गैरेज टू कमिट द नेक्स्ट बर्गली। अगली चोरी करने के लिए उन्होंने कौन सा घर देखा था? बर्गलरी का मतलब क्या होता है बेटा? चोरी करना, मतलब किसी घर के अंदर दाखिल होना चुपचाप से, सेंध मार यानी चोरी करना। घर के अंदर चुपचाप से खिड़की या गेट के रास्ते से दाखिल हो जाना और फिर चोरी करना। ही स्टडीड द डिज़ाइन ऑफ द हाउस एंड केयरफुली फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? पखवाड़ा, 15 दिन का समय, पखवाड़ा। तो भैया उसने पूरा स्टडी किया रूम को और फिर उसके बाद में उसने स्ट्रेटजी बनाया। तो नेक्स्ट के बारे में चर्चा है, इसका मतलब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रहा होगा जरूर स्टोरी में। तो ये तो संभावना नहीं है कि बी से सेंटेंस शुरू हो, यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन डी को जरा चेक करूं। ही होप टू गेट 15,000 पाउंड ओवर द ज्वेल्स। ओवर द ज्वेल्स, देखा मेरे कॉलोनी के शेर कितना खतरनाक भौंकते हैं, है ना। मेरे स्टूडियो को हद हो गई है, सुबह से शाम तक ये मेरे कॉलोनी में डले रहते हैं, मेरे पार्क में डले रहेंगे ये लोग। अब क्या करें, मन भी नहीं मानता। ठीक है चलो, परमात्मा की देन है, भगवान जाने। अब मेरे वीडियो में जो भी कुछ होगा वो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यही लोग जिम्मेदार हैं, ये भौंकने वाले। ना तो खुद वीडियो बनाएंगे ना हमको बनाने देंगे, इनके यही काम है। ही होप टू गेट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ। उन्होंने क्या किया? 15,000 रुपये पाउंड्स की ज्वेलरी सेफ में से, तिजोरी में से निकालने का प्रयास किया। पहले तो भैया डांका तो डालो, तब तो तुम तिजोरी में से पैसा निकालोगे। तो ऑप्शन डी भी गया कैंसिल। अब आ जाइए, सीधा सीधा आएंगे, अब कोई घूम फिर के नहीं आना है, जैसा ए बी सी डी लिखा है वैसे ही पढ़िए। ही यूज्ड टू कमिट 1 थेफ्ट अ ईयर ऑन एवरेज। वह हर वर्ष में, एक वर्ष में कम से कम वो एक बार चोरी करते थे। द स्टोलन मनी लास्टेड फॉर द ईयर। और जो बचाया हुआ धन था, जो चोरी किया हुआ धन था, वो पूरे साल भर रहता था। ठीक है भैया, ये बात आपकी एक्सेप्ट है, पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, ही चोज द हाउस एट द शॉर्ट ओवर गैरेज टू कमिट हिज नेक्स्ट बर्गरी। देखिए, हर साल चोरी करते थे, यानी कि पिछला विवरण दिया हुआ, पिछला रिकॉर्ड दिया हुआ है। अब वो अगली चोरी करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं मना कर रहा था कि नेक्स्ट वाला सेंटेंस पहले नहीं होगा, क्योंकि पहला रिकॉर्ड तो पता चले, है ना। तो पहले भी वो चोरी करते आए थे, अब उन्होंने क्या किया है? नेक्स्ट बर्गरी, अगली चोरी कहाँ करने वाले हैं? वो एक घर पे करने वाले हैं, और उसके बारे में वो पिछले 15 दिन फोर्ट नाइट से वो डिज़ाइन को तय कर रहे हैं, किस घर का कैसा क्या नक्शा है, कहाँ से जाना है, वाली गली से जाना है, ये वाली गली से जाना है, कहाँ पे कैमरे लगे हैं, कहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं। तो ये सारे उन्होंने प्लान किए थे। ये नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 देखिए। ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया, द फैमिली हैड गॉन टू लंदन, परिवार गया है लंदन घूमने, एंड द सर्वेंट टू द मूवी, और सर्वेंट चले गए फिल्म देखने। अब इनकी फिल्म बनी। ही ब्रोक इन टू द हाउस। पेपर में सबसे ज़्यादा बार, या कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड जो फ्रेज आता है वो ब्रेक इनटू आता है। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? चोरी की नीयत से घर के अंदर दाखिल होना। ठीक है, चुपचाप से घर में दाखिल होना। ब्रोक इनटू द हाउस एट 1 आफ्टरनून। रात में नहीं गए, दोपहर में ही गए हैं। देखो चोर कितने शरीफ थे, दोपहर में आए थे, है ना। ही होप टू गेट 15,000 पाउंड ज्वेलरी फ्रॉम द सेफ। उनको आशा थी कि उनको जो कितने 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 पैसे मिलेंगे? 15,000 पाउंड की जो ज्वेलरी उनको तिजोरी में से मिलेगी, उनकी आशा थी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा,
तो समझ में आया बेटा। बढ़ता हूँ मैं अब आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, 18 को सबसे पहले समझ लीजिए। हमारे पास जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी है, और इसमें अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन बी है, दूसरे वाले सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए सी, तीसरे वाले में देखिए डी है, और चौथे वाले में है ए। तो यानी कि ये चारों ऑप्शन अलग हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ से सेंटेंस ज़्यादातर शुरू नहीं होते हैं, तो इसको तो आप वन साइडेड कर दीजिए। ठीक है, अब कितने बचे अपने पास में, अब अपने पास में 3 बचे। अब मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 को थोड़ा सा एक साइड को करके अगर मैं देखूँ यहाँ पे ए वाले ऑप्शन को देखता हूँ, क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज टाइफाइड, चिकन पॉक्स एंड अदर फॉर एग्जाम्पल आर नो लॉन्गर फियर। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, किसी भी चैप्टर के शुरू होने से पहले ही एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं क्या? चलिए ये बताइए, आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में पहले क्या लिखते हैं आप? थ्योरी लिखते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट की थ्योरी लिखते हैं, फिर उसके बाद में उसके नीचे एग्जाम्पल्स आते हैं। यानी एग्जाम्पल किसी भी सेंटेंस का पहला हिस्सा नहीं होता, वो किसी भी सेंटेंस का बाद वाला हिस्सा होता है, सेकेंडरी हिस्सा होता है। तो ये बात आप कंफर्म मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट मीन्स ए से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं हो सकता है। ये भी गया, कैंसिल हो गया। अब भैया अगर आप बी और डी में से अगर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, in 2000 the death rate in India was approximate 8.5 per 1000 people। अब डेथ रेट तो हो रही है, लेकिन रीज़न नहीं बताया ना किस वजह से डेथ रेट हो रही है इतनी ज़्यादा हमारी, क्यों ये बढ़ती जा रही है। तो देखिए, a factor contributing to the rapid rise of the population in recent years has been dropped in the death rate। बोला गया है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो अब घट रही है। क्यों हो रही है? कि जो डेथ रेट है वो क्या हो रही है, पहले तो पॉपुलेशन बढ़ी, क्यों बढ़ी पॉपुलेशन? क्योंकि डेथ रेट क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि ऑप्शन बी को पहला सेंटेंस मान के मैं सारी चीज़ों को करता हूँ। अब वो विवरण दे रहा है, इन 2001 द डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रॉक्सीमेट कितनी है, 8.5 पर 1000 पीपल। पहले उसने बताया कि डेथ रेट गिर गई है, फिर उसने बोला कि कितनी हो गई है, 8.5 पर 1000 पीपल हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड सेंटेंस। अब थर्ड वाला देख लेते हैं हम लोग। अब सी आएगा, बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रूज द डेथ वाज डिक्रीज। और ये क्यों हुआ है? पहले देखिए, पुराने टाइम पे लोगों के पास में ज़्यादा मतलब दवाइयाँ तो थी, आयुर्वेद तो था, लेकिन लोगों के पास में उतनी जानकारी नहीं थी, लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पेड़ों से पत्तों को तोड़ा जाएगा, उसका रस निचोड़ के बनाया जाएगा, तो ये सब लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। वो कई ऐसी बीमारियां थी जिनके इलाज भी नहीं हो पाते थे। बीमारियों का फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी पॉपुलेशन और पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बढ़ गया, इसलिए बीमारियां अलग अलग तरह की आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया थर्ड। और फोर्थ वाला देखिए, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रहे हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब सांस से गंभीर समस्याएं हो रही हैं, जैसे टाइफाइड हो रहा है ना, आंत्र ज्वार जिसको बोलते हैं, चेचक हो रहे हैं, चिकन पॉक्स हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नो लॉन्गर फियर। और अब क्या है, इन सब बीमारियों का लंबे समय तक क्या है, अब डर नहीं है। पहले कोरोना का डर होता था, इंजेक्शन लगे ना, कोरोना के डर से मैंने 2-2 बूस्टर लगवाए थे, 2-2 बूस्टर डोज, है ना। अब लगवा तो लिए, बाद में पता चला कि उससे कुछ हो रहा है। बाद में पता चला वो जो इंजेक्शन थे उनमें कुछ था। तभी मुझे पता चला कि मेरा तभी मुझे पता चल रहा है एसएससी के पेपर जो है मुझे इतने कठिन क्यों लगते हैं, क्योंकि मुझे बूस्टर डोज लगे हुए हैं बेटा, 2-2। मेरे जीवन में बेटा एरर बन गई है, तभी मेरे को हर एसएससी सीजीएल का पेपर कठिन नज़र आता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, 19 को समझ लेते हैं भैया। एक और प्राकृतिक आपदा, एक से निकले नहीं दूसरी आपदा में फंस गए। अब क्या है वो देखो, swans have wreaked havoc on the crops and caused famines and mass migration। भैया ये से तो सेंटेंस कैसा भी शुरू नहीं हो सकता,
क्योंकि स्वार्म बताया गया, स्वार्म का मतलब होता है झुंड, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि किसका झुंड है, जानवरों का झुंड है, पक्षियों का झुंड है, मछलियों का है, इंसानों का है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो ए से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। थोड़ा डी को चेंज चेक करूँ मैं। चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इम्प्रूव द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एरिया। अब भैया एरिया का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, वेयर स्वान्स। अब स्वार्म के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है, झुंड किसका है, वो जानवर का नाम तो बताइए, उस पक्षी का तो नाम बताइए। अब स्वान तो बहुत सारे होते हैं, तितलियों को भी बोल सकते हैं, टिड्डों के झुंड को भी बोल सकते हैं, कीट पतंगों के झुंड को भी स्वान बोल सकते हैं, मधुमक्खियों के झुंड को भी बोल सकते हैं स्वान, तो ये भी नहीं होगा। तो पहले तो ये पता कीजिए ये झुंड है कौन सा। बी वाला सेंटेंस 1 है। सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम यानी पूर्व अगर देखा जाए हमारे पास में इतिहास के टाइम पे लॉक्यूस्ट। अब आया भाई साहब का नाम, यही है भाई साहब वो हीरो इस पूरी फिल्म के अभिनेता, लॉक्यूस्ट टिड्डा, मिस्टर टिड्डा कुमार। लॉक्यूस्ट हैव कॉज द प्लग्स। तो भैया प्लेग जो फैला था वो किससे फैला, टिड्डों से फैल रहा भैया। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमने क्या मान लिया, बी को मान लिया। अब बी के बाद में डी आएगा कि बी के बाद में ए आएगा, बस अब इसका फैसला कर लो। तो अगर आप देखें, देखिए लॉक्यूस्ट क्या करते हैं, प्लेग भी फैलाते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, स्वान्स। अब ये कौन है, ये यानी टिड्डों का दल है स्वान। स्वान हैव रीक्ड हैवॉक, इन्होंने क्या किया है, कुचल दिया है, मतलब कूद पड़े हैं, टूट पड़े हैं, किसके ऊपर टूट पड़े हैं, क्रॉप्स पर, फसल के ऊपर। एंड कॉज्ड फैमाइंस, और क्या किया उन्होंने, अकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। फैमाइंस मतलब अकाल। मास माइग्रेशन, मास माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में लोगों का पलायन करना। अब खेती बाड़ी के लिए फसल थी, टिड्डा गैंग उड़कर आ गई उधर से, टिड्डा गैंग ने क्या किया, फसल को पकड़ कर खा लिया। जैसे टिड्डा गैंग ने फसल को पकड़ के खाया तो क्या हो गया, फसल हो गई नष्ट। फसल नष्ट हो गई, अब लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अब क्या करें, दूसरी जगह पे चलो, तो वो क्या हो गए, माइग्रेशन करने लगे। तो ये सिचुएशन क्या हो गई हमारे पास में, नंबर 2। और नंबर 3 देखिए डी, चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब उससे बचने के लिए आज देखो क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर जो है हमारा, कृषि के जो संसाधन उनको बदला जाएगा। इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ एरिया, एरिया के ऑब्जर्वेशन में सुधार किया जाएगा। वेयर स्वान्स टेंड टू फॉर्म हैव लेटली अलाउड कंट्रोल मेजर टू बी इम्प्लीमेंटेड एट एन अर्लियर स्टेज। भैया किसानों को बताया जाए कि टिड्डों से कैसे बचा जाए, उनको ट्रिक बताई जा रही है कि अगर टिड्डे तुम पे अटैक करें तो तुम ये वाली दवाई डालना, टिड्डे तुम पे अटैक करें तो तुम ये वाली कला सीख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी क्या और डी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल रैली ऑन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रैली ऑन। प्लीज बेटा इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, प्लीज नोट कीजिए इसको कॉपी पे, अभी नोट कीजिए। रैली के साथ में हमेशा क्या आता है, ऑन आता है, और जिसका मतलब क्या होता है, किसी पर आश्रित होना, डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन। ये एक वर्ड ऐसा है अलग अलग एग्जाम में कई बार प्रपोजिशनल फ्रेज बनकर आया है, रैली ऑन। थोड़ा सा साफ कर दें इसको हम, जिससे आप देख पाएं इसकी शक्ल को। ऑन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, वो किसके ऊपर निर्भर थे, पेस्टिसाइड कीटनाशकों के ऊपर। फ्रॉम द ग्राउंड और द एयर, जमीन पर भी और हवा में भी। ऑल्दो बायोलॉजिकल कंट्रोल अप्रोचेज आर आल्सो मेकिंग द ग्रेट स्ट्रेट। अब जो बायोलॉजिकल जो प्रयास थे उनसे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर वो टिड्डे आ रहे हैं तो कोई फसल को खा गए हैं, तो उस फसल के बीच में कोई एक ऐसा पेड़ पौधा लगा देना, उस फसल के बीच में ऐसी कोई बीच में ऐसा कोई पेड़ पौधा लगा देना जिसकी महक से या जिसकी खुशबू से वो जो है टिड्डों का दल उस तरफ को आए नहीं। तो ऐसी स्थिति भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू सी हियर यू गेट द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है एक बार वीडियो को फिर से देखो, फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी सुनूंगा, आपकी बात को सुनूंगा ध्यान से। मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, है ना। लेकिन बेटा सिलेक्शन लेकर आओ, सिलेक्शन लेकर आओ। ये मेरा कोचिंग का बोर्ड है ना, ये देखो यहाँ पे, ये मैं अगर फर्स्ट वाला अगर लगाऊँ, फर्स्ट सेकंड स्लाइड लगाऊँ मैं, ये देखो यहाँ पर इन बच्चों में आपका फ़ोटो लगना है बेटा, इस जगह पे फ़ोटो लगाना है मेरे को। ये करीब 200 प्लस स्टूडेंट हैं जिनके फ़ोटो मेरे पे थे, कुछ का मैंने रिकॉर्ड लगा दिया। अब पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना सबके रिकॉर्ड लगा दूँ, जिनका था वो मैंने लगा दिया, है ना।
यहाँ पे आपका फोटो लगाना है, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ, कौन से क्वेश्चन पर पहुँच गया था मैं यहाँ पे, अगर देखूँ तो मैं आ गया था, आई थिंक 19 हो गया था मेरा, हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ सर हो गया 19। अब 20 पर आ जाइए भैया, इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं यार PQRS के, हैं ABCD एरर ज़्यादा पूछ लिए हैं क्या, ठीक है। ये नंबर 1, 17 नंबर 1 हो गया ना, नहीं हुआ, अरे देखो ना यार, देखो यहाँ पे ये तो 16 है, एक्टिव पैसिव वॉइस हुई है, ये नंबर 1 हो गया 17, ABCD एरर की बात चल रही है, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, और ये नंबर 4, अरे यार 4 क्वेश्चन आए हैं, ये तो ढेर हो गए होंगे बच्चे, इसको तो करते करते आधा टाइम तो इसी में चला गया होगा इनका, इस वाली शिफ्ट में। किसी ने दिया था क्या 20 तारीख को एग्जाम, तो ढेर हो गए होगे बेटा इसको देखकर क्वेश्चन को, ये बहुत लंबा खिंच गया। देखिए क्या करना है इसको, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है देयर आर 1.52 बिलियन आधार कार्ड गिवन टू द होल पॉपुलेशन एज ऑन फरवरी 2019। तो देखिए सबसे पहले आधार कार्ड तो दे दिए गए, लेकिन ये क्यों दिए गए हैं इसका रीज़न नहीं पता चल रहा, इसके अंदर कोई ऐसा क्ल्यू नहीं मिल रहा मेरे को ऐसा इसमें, तो मैं ऑप्शन ए को मैं नेगलेक्ट करूंगा, ऑप्शन बी देखूँ मैं। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, इंक्लूजन प्रोग्राम कॉल्ड द प्रधानमंत्री जनधन योजना मेक सर्विस लाइक बैंकिंग, ठीक है, रेमिटेंस एंड इंश्योरेंस एसेबिलिटी टू एवरी इंडियन एट रीजनेबल प्राइस। यार इसको कहाँ से शुरू करेंगे, हुँ? कैसे होगा सोनू ये वाला क्वेश्चन, ये तो अटकाव हो गया, अरे सर हम कैसे पार निकलेंगे। चलिए जरा पहले ऑप्शन नंबर डी को मैं चेक करूं, सी को थोड़ा सा भी रखता हूं होल्ड करके। बेनिफिशियरी में ओपन एन अकाउंट विद नो बैलेंस, यानी जो व्यक्ति लाभार्थी है वो अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन कौन सा ओपन अकाउंट कर सकता है ये अभी चर्चा नहीं है, तो डी भी गया हाथ से, डी नहीं होगा। अब बी और सी पर दाव है, बी पर मेरे को कहीं कोई ऐसी हिंट नहीं मिल रही है जिससे चर्चा की जाए। देखिए इसमें एक वर्ड मिल रहा है जनधन योजना, पहले फुल नेम आता है और फिर आता है शॉर्ट नेम, तो देखिए अंडर द एक्रोनियम्स यहां से शुरुआत हो रही है, किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, जब आप टॉपिक लिख रहे हो, मान लीजिए आप लिख रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर टॉपिक लिख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज वर्ड है वो किससे आया है, लिंग्वा से आया है। लिंग्वा से कौन सा शब्द निकला है, लैंग्वेज, है ना, तो वही चीज यहां से देखनी पड़ेगी। एक्रोनियम जैम, JAM, ये जैम वो नहीं है जैम किसान फ्रूट केक, जन धन योजना और फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या होता है, पूरा मीनिंग बताइए, ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब के कगार पर, के कगार पर, और सोशल रेवोल्यूशन। तो देखिए भैया जब जनधन योजना आई थी तो उससे क्या हुआ है कि हमारा जो देश है उसने तेजी से डेवलपमेंट किया, आधार कार्ड को इसमें जोड़ा गया था, आधार कार्ड से बायोमेट्रिक के ज़रिए आप पेमेंट को ले सकते हैं, पेमेंट को जमा कर सकते हैं, या मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन से भी ये हो रहा था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऑप्शन नंबर सी से, इसको मैं एक साइड वाइज कर देता हूँ, फिर सी के बाद में क्या दिया है, ए, देयर आर 1.2 बिलियन आधार कार्ड्स गिवन टू द होल पॉपुलेशन ऑन फरवरी 2019। तो देखिए पहले आधार कार्ड का बायोमेट्रिक किया गया है, उसके बाद में जब ये बन गया, आधार कार्ड बन गया, आइडेंटिफिकेशन मिल गई, तब लोगों को क्या किया गया, आधार कार्ड को बांटा गया, क्या किया गया, बांटा गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया। अब आएगा बी, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कॉल्ड द प्रधानमंत्री जनधन योजना, जब पहले आया था तो जनधन योजना, अब जब उसको जब बढ़ाया गया लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसके अंदर आगे एक वर्ड और जोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना मेक सर्विस लाइक बैंकिंग, क्या क्या सर्विसेज देती है, बैंकिंग, रेमिटेंस पैसे का लेन देन, इंश्योरेंस एसिबिलिटी टू एवरी इंडियन एट रीजनेबल प्राइस, और इंश्योरेंस भी कराते हैं ना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, ठीक है,
तो ये सारे इंश्योरेंस किस में होते हैं? प्रधानमंत्री वाली योजना में। और बेनिफिशियरी में एन ओपन अकाउंट नो बैलेंस, जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खुलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। आप लोगों ने देखा होगा जनधन योजना वाले जब अकाउंट चल रहे थे तो लोगों ने क्या किया था, जीरो बैलेंस पे खुल रहा था तो लोग अकाउंट खुलवा रहे थे, सिर्फ आधार कार्ड लग रहा था, आधार कार्ड से खुल जाता था अकाउंट ये। ठीक है, चलिए तो अब भैया यहाँ तक हम बहुत लंबा सफ़र तय कर कर आए हैं, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप किए हैं और अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आज मैंने सेट नंबर 18 कराया है, अगला जो सेट आएगा वो नेक्स्ट सेट आएगा सेट नंबर 19। ठीक है, कौन सा आएगा? सेट नंबर 19। आप तैयार रहें, अच्छे से तैयारी करें, कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो बेटा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डाउट सिर्फ वही पूछें जो सब्जेक्ट हो मेरा, अदर सब्जेक्ट ना पूछें आप मेरे से, क्योंकि मैं केवल अपने सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। द डिजिटल शस्त्र अभियान, दिशा, क्या दिया हुआ है? दिशा और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM scheme has been formulated to dash IT training to 52.5 lakh persons including आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर। अच्छा थोड़ा सा मैं यहीं तक ही रुकता हूँ, ठीक है, आशा वर्कर तक रुकता हूँ। तो देखिए दो चीज़ें, एक दिशा है और एक है NDLM। ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं, ये दोनों ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी सहायता से हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 52.5 लाख पीपल को ट्रेनिंग दे चुके हैं और ये ट्रेनिंग कैसी होती है? IT ट्रेनिंग होती है। तो क्या किया हम लोगों ने? उनको दिया है। अफर्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सत्य ठहराना, अफर्म करना, पॉजिटिव कह सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? किसी का गुण होता है, क्वालिटी होती है। अटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, गेट। और इम्पार्ट का मतलब होता है किसी को देना, गिव। तो क्या किया है दिशा ने और NDLMN ने? इसने क्या किया है? इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट किया है, लोगों को इंफॉर्मेशन दी है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर आंसर। ठीक है, देखिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो भी कुछ होता है वो सब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कुछ भी होता हो भैया वो सब कर दो तुम, ठीक। तभी मेरे को मज़ा आएगा पढ़ाने में, जब जरा बहुत सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब आएंगे तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी और फिर मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इंक्लूडिंग आंगनबाड़ी, किस किस को पढ़ाया? आंगनबाड़ी में भी पढ़ाया, आशा वर्कर को भी पढ़ा दिया, एंड ऑथोराइज्ड राशन, और किसको पढ़ाया? जिनके पास में क्या थे? ऑथोराइज्ड राशन डीलर। राशन डीलर कौन? ऑथोराइज्ड वाले जो क्या करते हैं? राशन को बांटते हैं। इन ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स के अंदर हैं वो, यूटीज यूनियन टेरिटरीज में हैं। ठीक है, डैश द कंट्री, और पूरे देश में, पूरे देश में मतलब अमंग नहीं, बिटवीन नहीं, विद इन भी नहीं, अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री क्या? पूरे देश भर में। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए, सो दैट, ताकि नॉन IT लिटरेसी सिटीजन्स आर, जो ऐसे सिटीजन्स भी हैं जिनके पास में IT की स्किल नहीं है, आर डैश टू बिकम IT लिटरेट, उनको क्या किया जा सके? IT लिटरेट के लिए उनको क्या किया जा सके? ट्रेनिंग दी जा सके। बेटा सीधा सा था यार, सिंपल, ये तो मेरे को बहुत इजी लगा। ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। अब पहले अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी ना कंप्यूटर की। अब जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हम क्या कर रहे हैं? आपको ट्रेन कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। होगा सिलेक्शन? क्यों नहीं होगा? होता है यार, कईयों के हुए हैं। ठीक है, सो एस टू, ताकि, सो एस टू, ताकि, सो एस टू, अब 24 वाला ऑप्शन देखेंगे। सो एस टू, अब देम टू एक्टिवली और इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि हम क्या कर सकें? उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। तो क्या हो जाएगा? इनेबल देम, क्या हो जाएगा?
इनेबल देम टू एक्टिवली और इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, जिससे हम उन लोगों को योग्य बना सकें ताकि वे हमारे प्रजातांत्रिक डेवलपमेंट में सहारा बन सकें। एंड आल्सो व्हाट, एंड आल्सो डैश देयर लिवलीहुड, और अपने जीवन को क्या कर सकें, एनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें, जीवन को थोड़ा अच्छा बना सकें। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके बेटा, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।